वेलकम बैक टू स्टार गैलेक्सी कैन चैनल गाइस। आज हम एमएससी केमिस्ट्री 2019 का जो एचपीयू एंट्रांस का क्वेश्चन पेपर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस थियोरेटिकल है, तो मुझे लगता है थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो आप लोग खुद भी ढूंढ लोगे, नेट पे भी मिल जाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं मैं वो करवाऊंगी ताकि अगर उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंट्रांस में आए तो आप सॉल्व कर सके। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो आज हम उसका पार्ट 1 करेंगे। तो पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन द 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। और ये हमें ऑप्शंस दिए, हमें बताना है कि जो रेडियल नोड्स है 4p और 3d ऑर्बिटल्स में कितने हैं, वो भी रिस्पेक्टिवली 4p और फिर 3d के। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखे, एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज लिखे हैं ताकि अगर उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सके। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखो, अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर नोड्स या फिर सिर्फ पूछा जाए कि द नंबर ऑफ नोड्स इन द, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, दैट इज़ n-1। अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर नोड्स और या फिर सिर्फ सिंपल नोड्स, तो उसमें n-1 का फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपसे यहाँ जैसे पूछा गया रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स के केस में फॉर्मूला होता है n-l-1। यहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये l की वैल्यूज़ होती है। शेल्स क्या होती है हमारे पास, s p d f g h एंड सो ऑन। तो L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। आप इसे याद कर ले, एंड सो ऑन। बस हमें इन्हीं वैल्यूज़ की ज़रूरत थी। बाकी N ये होता है आपका, जो भी वैल्यू साथ में दी होती है वो N होती है। शेल के साथ दी हुई वैल्यू हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरह लेते हैं। तो हमें यहाँ पे रेडियल नोट्स पूछा है तो हम रेडियल नोट्स यूज़ करेंगे। तो हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ करेंगे 4p के लिए। हम पता है p की वैल्यू क्या है, 1। p में l की वैल्यू क्या है, 1 है। और n की वैल्यू क्या लेंगे हम, ये 4 जो साथ में दिया हुआ है, यानी कि n 4 और l p की वैल्यू 1 -1, 4 - 2 कम्स आउट टू बी 2। तो ये आ गया 2 फॉर 4p। अब अगला देखेंगे हम 3d पूछा है, 3 यहाँ पे सेम n-l-1। n की वैल्यू क्या होगी, जो भी यहाँ पे ऑर्बिटल के साथ दिया होगा 3। और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, 2 - 1 एंड इट्स कम्स आउट टू बी 3 - 3 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4p के लिए 2 आया, 3d के लिए 0 आया, रिस्पेक्टिवली 2 एंड 0। तो इसका आंसर 2 एंड 0 है। ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर नोट्स पूछी होती तो हम n-1 यूज़ कर लेते सिंपल, या फिर नोट्स ही पूछी होती। n-1 क्या करते हैं, अगर हमारे पास 4p के लिए पूछा होता तो हम n-1 की जगह लिखते 4 - 1, दैट कम्स आउट टू बी 3। तो 3 आ जाती। सिमिलरली अगर 3d के लिए पूछा होता तो हम करते 3 -1, दैट कम्स आउट टू बी 2। इसमें l तो यूज़ होगा नहीं, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्लैटर्स रूल से है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय अ 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मैग्नीज एटम z इज इक्वल टू 25 इज। हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं यूजिंग स्लैटर्स रूल। ये आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, मे बी फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में आता है, यूजिंग स्लैटर्स रूल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है z डैश इज इक्वल टू z माइनस एस। z डैश यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, z यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज या फिर आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, एस स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। पहले हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे। निकालना किसके लिए है, मैग्नीज के लिए। तो मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं, 2s2 2p6 3s2 3p6। हम इसे वैसे तो 4s2 पहले लिखते, लेकिन यहाँ पे हम इसे ऐसे ही लिखेंगे रीअरेंज करके, 4s2 एंड मैग्नीज है 3d5। तो हम इसे रीअरेंज करके ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है 4s आपकी क्या होती है, फील्ड बेशक पहले होती है 3d से, लेकिन प्लेस बाहर होती है। 3d पहले आता है प्लेसमेंट में और 4s बाहर आती है, तो हम ऐसे लेंगे। इसमें हमने सिंपल क्या करना होता है, अगर 3D का केस हो आपके पास, पूछा भी होगा इसमें 3D इलेक्ट्रॉन, 3D का केस होता है, उस केस में क्या करते हैं हम, जो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसे तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, और जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं होगा तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। उसे उन चारों को हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3D के बाद 4s आता है शेल वाइज, तो ये हम लेंगे ही नहीं, इसे हम लेंगे नहीं। और यहाँ पे हम टोटल कितने भी जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 7 8 पूरे काउंट करोगे तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इनको हम 1.0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। तो इससे आपका क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकल जाएगा। बाकी आप बुक कंसल्ट कर सकते हैं 4s वगैरह के लिए कैसे निकालते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू 1.4 आएगी और टोटल वैल्यू यहाँ पे 19.4 आएगी। ये s आ गया। अब हमें क्या निकालना है, z इफेक्टिव निकालना है, तो z माइनस एस। z यानी कि न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना दिया था हमें इसका, 25 माइनस ये आ गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट 19.4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 5.6 आ जाएगा।
जो कि ये है 5.6, या 0 लगाओ ना लगाओ डजेंट मैटर, 5.60 तो ये आंसर आ गया। तो आपको याद रखना है 4s2 इंक्लूड ही नहीं होगा क्योंकि हमें 3D पूछा गया, उसके बाद वाले इंक्लूड नहीं होते, उसके पहले वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे 1.0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 3D में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके बचे हुए इलेक्ट्रॉन 0.35 से मल्टीप्लाई होकर इसमें ऐड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी मेन ब्लॉक केमिस्ट्री है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है P5H94120 है, इससे हम STYX कोड से सॉल्व करते हैं। तो आपको ये याद रखना है ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आगे भी आए तो आप सॉल्व कर सको। STYX कोड का मतलब है, ये होता है STYX कोड है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। एस क्या होता है, इसका मतलब है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लाइक दिस वन, BHB यूनिट्स लगी हो, या फिर TB होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड BBB टाइप यूनिट्स हो, और Y होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, X होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BBBH2, मतलब इस तरह के ग्रुप्स आपको याद करने हैं। S के लिए BHB टाइप यूनिट्स होनी चाहिए बोरोन के केस में, और T के लिए BBB टाइप यूनिट्स होनी चाहिए, Y के लिए BB यूनिट्स होनी चाहिए, और X के लिए BH2। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सी हम लिखेंगे STYX। आपको यहाँ पे कोड दिया है, निकालना नहीं है, ऑल्दो निकालना होगा भी नहीं शायद मास्टर्स में। तो 4120 सिंपल 4120, सबके नीचे एक एक वैल्यू रख दो। अब आपको पता लिख रहा है S के नीचे 4 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन BHB यूनिट्स 4 होने चाहिए, और T के नीचे 1 है, यानी कि ये वाली यूनिट 1 है। Y के नीचे 2 है, तो ऐसी ऐसी यूनिट्स 2 होगी, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BB यूनिट्स टाइप यूनिट्स 2 होगी, और X के नीचे 0 है, तो ऐसी BH2 ग्रुप्स के लिए है। तो हम चेक करेंगे किससे मैच होता है। देखो 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि BBB टाइप बॉन्ड किस में होता है, T में होता है, और T में कितनी है हमारे पास 1 है। ये तो 4 बोल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एलिमिनेट हो गया। अगर हम इसे 1 को देखें, 1 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, अब वो ये बोल रहा है जो BHP बॉन्ड, यानी कि S बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, जो BHP बॉन्ड है वो कितना है, 1 है, लेकिन वो तो हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखो, अब ये बोल रहा है जो आपके पास BB, यानी कि BB क्या होता है, Y को 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड BB यूनिट्स होती है। तो ये बोल रहा है कि ये 4 यूनिट्स, यानी कि आपकी Y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, पर वो तो 2 है, ये भी गलत हो गया। अब बचाइए नो टर्मिनल BH2 ग्रुप। नो का मतलब है कि है ही नहीं, अगर है नहीं है कोई चीज़ तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो यानी कि BH2 ग्रुप किस में आते हैं, X में आते हैं। तो X के लिए बोल रहा है कि नो टर्मिनल, यानी कि X की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 आ रही है, तो ये वाला आपका करेक्ट है। तो आपको इस तरीके से सिर्फ इसे याद रखना है, और फिर वहाँ पे जाके देख लेना है कि S की वैल्यू ये है, T की वैल्यू ये है, Y की वैल्यू ये है, X की वैल्यू ये है। अब बॉन्ड्स देख लो, आपको पता है कि S में कौन सा बॉन्ड आता है, T में कौन सा, Y में कौन सा, X में कौन सा, और वैल्यूज़ उनकी देख लेनी है, जोड़ लेनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ये है सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट XeO3। XeO3 के बारे में हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेंगे, सिंपल। और इसकी मैंने वीडियोस पहले बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो सिंपल Xe में हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल वैलेंस। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम 6 ऐड करते हैं, 3 का डबल कर देते हैं, और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे 7 आएगा। अब हम इसमें से क्या करते हैं, हमेशा हम पाई बॉन्ड को हम यूज़ नहीं करते कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसलिए हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 3 इसमें पाई बॉन्ड होंगे, 3 ही इसमें सिग्मा होंगे, तो हम सिर्फ 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड रहने देंगे। 4 आ गया, 4 में से 3 क्या बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक क्या होगा, मतलब लॉन पेयर होगा। ये मैंने बताया हुआ है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर इन्हीं को इंक्लूड करते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन में, तो हम इन्हीं लेंगे, पाई बॉन्ड को नहीं लेंगे। तो 4 के लिए क्या, एक s ऑर्बिटल लगेगी, 3 p ऑर्बिटल लगेंगी, 3 + 1 4, तो ये 4 हो गया, यानी कि sp3। यहाँ क्या दे रखा है, Xe एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और हमें क्या, फॉल्स स्टेटमेंट, क्वेश्चन ढंग से रीड करे, गलत टिक करके नहीं आ जाना, फॉल्स स्टेटमेंट। तो Xe एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड इज द फॉल्स स्टेटमेंट। बाकी सारी पढ़ लीजिएगा अपनी नॉलेज के लिए, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। Question number 5. The divalent ion of the first transition series having the highest magnetic moment is, हमें divalent ion of the first transition series having the highest magnetic moment बताना है। तो जब भी हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं Nn+2। सिंपल, यहाँ पे n कुछ नहीं है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो डाल देंगे यहाँ पे, दैट्स इट। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने ज़्यादा
नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम डायरेक्ट पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं। हम इनकी आउटर कन्फिग्रेशन ही लिखेंगे। ये होता है 3d5 4s2, ये होगा 3d7 4s2, ये होगा 3d6 4s2, और निकल होता है हमारे पास 3d8 4s2। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स निकालते चलो। इस केस में क्या है, 3d5 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्योंकि +2 चार्ज है, तो बचा 3d5। यहाँ पे भी 3d7 बचेगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, तो 3d6 एंड 3d8। अब वो कुछ नहीं करना है, 2 3 4 डी ऑर्बिटल बना दो। पहले हम इसको फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। अब 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए, 3। 6 के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, यहाँ पे आपको खुद फिल कर लिया, मैं यहाँ बना देती हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने हैं, 4। जब आप इसको निकालोगे 4 डी निकल के लिए निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, इसमें है, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगी। और ऑल्दो यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले से भी मैंने सिंपल ट्रिक बता दी ताकि जल्दी सॉल्व। बाकी आप इस फॉर्मूले से भी अगर सॉल्व करके देखोगे इस चीज़ को, तो 5 पॉइंट समथिंग इसकी जो है मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी। तो जितने ज़्यादा लॉन पेयर्स हों, सॉरी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज़्यादा ही क्या होगी आपकी उस कंपाउंड की मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। इन केस ऑफ जब भी ट्रांजिशन सीरीज़ की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात होगी, ये फॉर्मूला ही यूज़ होगा। बाकी सेकंड थर्ड में थोड़ा दूसरा फॉर्मूला यूज़ होता है। आई विल लेट यू नो, क्वेश्चन आया है उसका, मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो ये याद रखिएगा, यूजिंग Nn+2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और हमें देखना है किस में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी आप जानते हैं कैसे करना है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अच्छे से आप देखिएगा।